हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर। गाइस, क्या आप भी यूजीसी नेट यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको लगता है आपकी ज्योग्राफी वीक है, तो इस चैनल पर आपको विद कंसेप्ट हर टॉपिक इतने ईजिली वे में करवाया जाएगा कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। सो गाइस, पहले थोड़ा सा बताती हूँ पिछली क्लासेस के बारे में। पिछली क्लासेस में मैंने करवाया इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस, इंडिया से रिलेटेड, इंडिया का फिजिकल जो भी मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन है उस सबको मतलब कि अच्छे से करवाया हुआ है। उसके बाद मैं करवा रही हूँ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हमने मतलब कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इनका मीनिंग, इनका डेफिनेशन, इनका किस मतलब ये नाम किसने दिया, IUCN, रेड डाटा में कितना, रेड डाटा बुक में कितने अध्याय हैं, कितनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है, कितने मतलब पेज पे उनका जीवों का वर्णन है, इस सब के बारे में मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली क्लासेस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। आज हम पढ़ेंगे सोइल। सोइल मीन्स मृदा। मृदा होती क्या है, ठीक है। इस मृदा होती क्या है, इसका संगठन मतलब ये मतलब किन किन चीज़ों के उसे ये बनती है, और इसमें मतलब कि इसके बारे में सारे कंसेप्ट आज की क्लास में जानेंगे हम। सो गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं। मृदा 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 परिच्छेदिका, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की क्लास के अंदर। आपको कुछ स्पेशल ही मिलेगा, जो आपने आज तक पढ़ा है उससे कुछ न्यू मिलेगा, कुछ हट के मिलेगा। सो क्लास को लास्ट तक देखना। मृदा या सॉइल, ऊपर पट्टी की ऊपरी परत, ऊपर पट्टी की ऊपरी परत जिसमें खनिज, लवण और वायु, जल और भूमस की मात्रा उपलब्ध होती है, जिसके कारण वो ये पौधों को पनपने के लिए एक आवश्यक परत है। ये इसी को हम मृदा कहते हैं, ऊपर पट्टी की ऊपरी परत। तो मृदा को मृदा परिच्छेदिका के अंदर मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनको देखिए आप एक बार, मृदा परिच्छेदिका समझ में आ जाएगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ मृदा होती क्या है। तो ये देखिए, ये है मृदा परिच्छेदिका। ये है बिल्कुल ऊपरी परत, जिसको हम बोलेंगे ओ टाइप। ये है ए टाइप्स, और ये है बी, और ये है सी। जो ये सबसे ऊपरी परत है, इसमें मतलब मृदा के सबसे महीन कण होते हैं, और इसके अंदर खनिज, लवण की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। और यहाँ पर मतलब कि बहुत पतली परत पाई जाती है। अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पर इसमें मतलब कि इतनी पतली परत होती है, और इसके अंदर इसमें ही वो खनिज, लवण होते हैं जो मतलब एक वनस्पति को पनपने के लिए आवश्यक होते हैं। जो भी मतलब कि पेड़ पौधों के लिए 18 पोषक तत्व हैं, उनमें से 80% यहाँ पर इसमें ओ टाइप मृदा में मौजूद होते हैं। कितने तत्व, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन 18 ऐसे एलिमेंट हैं, 18 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मृदा के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं। सेकंड है ए टाइप।
इसके अंदर मतलब कि इसके बाद एक जमीन जमीन का लेवल है इस टाइप से भूमि का, इससे थोड़ा सा गहरा अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो इस प्रकार की मृदा में ये एक मतलब कि खाली बिल्कुल ब्लैक सॉइल होती है जो इससे नीचे की परत में पाई जाती है। और एक टाइप से इसमें भी खनिज लवण की मात्रा होती है। और यहाँ पर मोस्टली जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें यहाँ तक मतलब कि यहाँ ए टाइप की मृदा तक पहुँचे हुए होते हैं। और यहाँ से उनको मतलब कि जल जो है काफ़ी टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक पाता तो वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ वो जड़ें जल की मात्रा और भी कोई खनिज लवण जो मतलब कि इसमें पाए जाते हैं उनको वो जड़ें ग्रहण करती है। तो ये थी ए टाइप सॉइल। सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद बी टाइप सॉइल। इसके अंदर ये एक चिकनी टाइप की मृदा होती है, बिल्कुल चिकनी होती है। और ये इसमें मतलब जल को रोकने की इतनी क्षमता होती है कि इससे नीचे वो जल को नहीं जाने देती। और हम मतलब जल स्तर भी देखते हैं जब पानी को निकालते हैं तो मतलब कि कुछ गहराई पर जाने के बाद निकलता है। तो इसी लेवल में मतलब कि जल का सांद्रता अधिक पाई जाती है इस टाइप की मृदा में, क्योंकि वो जल को काफ़ी टाइम तक मतलब नीचे नहीं जाने देती और रोक कर रखती है। तो ये थी बी टाइप्स की मृदा। उसके बाद है सी टाइप्स मृदा। इसके अंदर मतलब कि ये एक टाइप से बिल्कुल अनुपयुक्त होती है और बिल्कुल मोटे मोटे चट्टानें इसके अंदर पाई जाती हैं। काफ़ी गहराई पर जाने के बाद ये मतलब कि इसमें कोई खनिज लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है और वनस्पति को उपजने के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? ओ टाइप मृदा, उसके बाद है ए टाइप, फिर बी टाइप और फिर बिल्कुल मतलब नेग्लेक्ट सी टाइप मृदा। ये थी मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका ये थी मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मृदा का संगठन। मीन्स मृदा के अंदर मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर स्टार्टिंग वैसे मतलब मैं इस टाइप से स्टार्टिंग कर सकती हूँ जैसे सब करते हैं। मृदा कितने टाइप्स की होती है, उसमें मतलब कि कौन कौन सी मृदा है, लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, लैटराइट मृदा, इस टाइप से भी करवा सकती हूँ। लेकिन मेरा क्या है कि मैं हर चीज़ को विद कंसेप्ट लेकर चलूँगी, उस चीज़ को समझाऊंगी पहले कि वो चीज़ है क्या। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आगे मतलब कि पढ़ने में एक इंटरेस्ट बन जाएगा। और इंटरेस्ट बन गया तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ऐसे ही बोरिंग पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता। तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए उस सब्जेक्ट को समझ आना ज़रूरी है। जब समझ आएगा, इंटरेस्ट बनेगा, पढ़ने का मन करेगा तो अपने आप मतलब कि उसमें इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। सो गाइस, इस टॉपिक को मतलब कि हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जामिनर कब कहाँ कैसे पूछ ले। तो इसलिए अपना कंसेप्ट पूरा होना चाहिए। अपन को सारी चीज़ें समझ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो मृदा परिच्छेदिका समझ आई। उसके बाद हम देखते हैं मृदा का संगठन। तो देखिए यहाँ पे मृदा का संगठन आपको मृदा का संगठन। मृदा का संगठन क्या है? मृदा के अंदर खनिज लवण कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? खनिज लवण 40 से 45%।
40 से 45%। खनिज लवण पाए जाते हैं 40 से 45%। वायु 25%। कितना? 25%। जल 25%। ह्यूमस, ह्यूमस का पता है किसे कहेंगे? 5 से 10%। ठीक है, मृदा का संतुलन समझ आया कि मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट है जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज लवण 40 से 45%, वायु 25%, जल 25%, ह्यूमस 5 to 10%। ह्यूमस क्या होता है? जो मतलब ये पेड़ पौधे या फिर पत्तियां इस टाइप का, मतलब कि इनकी जड़ी जो गली सड़ी जो खाद होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर मिलकर एक पोषक तत्व का काम करती है। ठीक है, ये मतलब कि मृदा के अंदर 5 से 10% पाई जाती है। अभी अब मैंने बोला वायु, वायु कितने परसेंट पाई जाती है? 25%। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, ऊपर पट्टी की ऊपरी परत, यानी कि जो जिसको मैं बोल रही हूँ सबसे पोषक तत्व जो वो पोषक तत्व वाली मृदा होती है, उसके अंदर मीन्स ऊपर पट्टी में सबसे अधिक किस एलिमेंट की मात्रा होती है? ऊपर पट्टी में सबसे अधिक किस एलिमेंट की मात्रा पाई जाती है? तो वो है ऑक्सीजन की। ठीक है, इस चीज को याद रखना। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बार बार कई एग्जामों में पूछ चुका है, तो ऐसे ही हर चीज को कंसेप्ट से क्लियर करते चलेंगे। इतना समझ आया? खनिज लवण कितना? 40 से 45%, वायु 25%, जल 25%, ह्यूमस 5 to 10%। अब हम बात करते हैं कौन सी मृदा मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है, किस लेवल में? पीएच मान। हर मतलब की चीज का पीएच मान होता है। जैसे हम मतलब कोई भी चीज है उसका पीएच मान होना जरूरी है कि वो अम्लीय है, लवणीय है या उदासीन है। साइंस के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, अम्लीय वस्तुओं का कितना मान होता है, उदासीन का कितना मान होता है और लवणीय का कितना मान होता है। तो फिर मृदा कौन सी अच्छी होती है, कितने मतलब मृदा का पीएच स्केल कितना होना चाहिए, वो चीज भी देखिए यहाँ पर आप। pH scale of soil। pH स्केल देखिए पहले आप, सबसे पहले ये है pH स्केल जो 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक मापा जाता है, और यहाँ पर है 7। ठीक है, तो ये 0 से 7 के बीच pH स्केल होता है अम्लीय, और 7 से 14 होता है लवणीय, और 7 पर होता है उदासीन। जीरो से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक या 14 तक लवणीय, और 7 पर उदासीन। ये है पीएच स्केल। अब मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? का पीएच मान 6 to 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 7, 6 से 7 तक होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया? अब अगर कोई मृदा अम्लीय है तो भी हानिकारक है, और लवणीय है तो भी मतलब हानिकारक है। तो अगर मृदा लवणीय हो जाती है तो उसको हम मतलब कि कैसे सुधार सकते हैं?
अगर मृदा लवणीय या अम्लीय हो जाती है उसमें उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके लिए आप देखिए यहाँ पे, अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें हम रॉक फॉस्फेट यानी कि चूना पत्थर, अगर मृदा अम्लीय है तो उसको ठीक करने के लिए, उसके पीएच स्केल को ठीक करने के लिए उसमें हम रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर को ऐड कर देंगे, जिससे वो उसका पीएच मान ठीक बैलेंस हो जाएगा। और अगर मृदा लवणीय है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, अगर मृदा लवणीय है तो उसमें हम अगर मृदा लवणीय है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आया। अगर मृदा अम्लीय है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसमें हम रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर ऐड करेंगे तो मृदा ठीक हो जाएगी। और अगर मृदा लवणीय है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, जिससे उसका पीएच स्केल सही हो जाएगा, वो उसका मतलब कि पीएच मान सही होगा, तो उसमें पोषक तत्व मतलब कि उसमें अच्छी पैदावार होगी। ठीक है। और मतलब अगर हम उसमें जिप्सम का प्रयोग ना करें तो कौन सी फसल का प्रयोग करें जिससे उसका मतलब कि मृदा का लवणीयपन कम कर सके, तो उसके लिए हमारे लिए एक फसल है जो मतलब मोस्टली बोई भी जाती है खेतों के अंदर, वो है ढैंचा। ढैंचा की फसल अगर हम बो देते हैं तो उससे मतलब उसकी जड़ों से मृदा की लवणीयपन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और कि अम्लीय, अगर मृदा अम्लीय है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मृदा लवणीय है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण हम तीन टाइप से करेंगे, 3 टाइप से। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मृदा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, मंडलीय मृदा, अंतःमंडलीय मृदा, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, मंडलीय, अंतःमंडलीय नहीं। उत्पत्ति के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इनके तीनों पार्ट्स देख लेते हैं, किस किस आधार पर हम डिवाइड करेंगे। रूप, रंग, गठन के आधार पर, और थर्ड है भारतीय कृषि विभाग जो 1956 में स्थापित हुआ था उसके अनुसार। ठीक है, अब इसको एक एक को मतलब डिवाइड करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्थानजन्य और परिवहित मृदा। ठीक है, स्थानीयजन्य मृदा और परिवहित मृदा। और स्थानजन्य मृदा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मंडलीय और अंतःमंडलीय मृदा।
मंडलीय मृदा, अंतमंडलीय मृदा। ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार, फिर इसको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद इनको जो भी मतलब इनके सब पार्ट्स होंगे उनको बाद में एक साथ देख लेंगे। पहले इस चीज़ को नोट कर लो, क्योंकि क्या है, मैं हर क्लास के अंदर बोलती हूँ चीज़ों को नोट करना सीखिए। अगर कहीं से भी आपको अच्छा मैटर मिल रहा है, चाहे वो कहीं से मिले, ऐसा मैटर मिल रहा है जो आपको मतलब समझ आ रहा है या आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं से भी मिल रहा है, चाहे वो आप कहीं मतलब ऐसी जगह से पे करके ले रहे हो, चाहे वो फ्री में मिल रहा हो, उन चीज़ों को नोट करना सीखिए। जब चीज़ों को आप नोट करना सीख जाओगे, नोट्स बनाना सीख जाओगे, खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे, तब मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। सो गाइस, चीज़ों को नोट करना सीखिए। अभी मैं क्या बता रही थी, मृदा का वर्गीकरण, यानी कि सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बताया है, क्लासिफिकेशन सॉइल के अंदर मैंने मृदा को 3 टाइप्स में डिवाइड करने, मतलब कि 3 टाइप्स में इसको बताया है। इसको उत्पत्ति के आधार पर, रंग रूप गठन के आधार पर। थर्ड है भारतीय एग्रीकल्चर विभाग, भारतीय कृषि विभाग जो 1956 में स्थापित किया गया था, उसने मतलब कि इंडियन सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मृदा को 2 भाग में बांटा जाता है, स्थानजन्य मृदा और परिवर्तित मृदा। एक मृदा ऐसी होती है जो मतलब एक ही जगह पर मतलब उसका निर्माण होता है और वो वहीं पर होती है। दूसरी टाइप की मृदा होती है परिवहित, जो मतलब कि जो परिवहन मतलब उसका परिवहन भी होता है, वो है जलोढ़ मृदा और रेगिस्तानी यानी कि रेतीली मिट्टी। इसको मैंने परिवहित मृदा क्यों कहा, क्योंकि ये इसका मतलब कि परिवहन होता रहता है, चाहे वो पवन के माध्यम से हो, चाहे वो नदियों के माध्यम से हो, उनका परिवहन होता रहता है। दूसरा था स्थानजन्य मृदा। स्थानजन्य मृदा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मंडलीय मृदा और अंतमंडलीय मृदा। मंडलीय मृदा कौन सी है, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। अंतमंडलीय मिट्टी, अंतमंडलीय मिट्टी के अंदर हम मतलब कि ऐड करते हैं पर्वतीय मिट्टी को, एल्काइन मिट्टी को, और जो भी मतलब कि कोई पिट सॉइल है उसको, इन सॉइल को हम अंतमंडलीय मृदा के अंदर मतलब कि ऐड करते हैं। ठीक है गाइस, इतना समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं रूप रंग गठन के आधार पर मृदा। रूप रंग गठन के आधार पर मृदा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बारीक कण वाली मृदा, मध्यम कणों वाली मृदा, मध्यम मोटे कणों वाली मृदा और मोटे कणों वाली मृदा। वो उसके मतलब कि संरचना के आधार पर मृदा को बांटने की कोशिश की गई है। भारतीय कृषि विभाग 1956 के अनुसार इसमें भी मृदा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है स्थानजन्य मृदा और परिवर्तित मृदा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे एक एक को। अभी मतलब कि सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर मृदा। उत्पत्ति के आधार पर मृदा, उत्पत्ति के आधार पर मृदा, ये है 2 पार्ट्स में। कौन सी, स्थानजन्य और परिवहित। परिवहित मृदा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है फर्स्ट जलोढ़ मृदा और नेक्स्ट है रेगिस्तानी
रेगिस्तानी या बलुई मिट्टी भी बोल सकते हैं, बालू मिट्टी भी बोल सकते हैं, रेतीली मिट्टी भी बोल सकते हैं। इस स्थानजन्य मिट्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से? एक है मंडलीय और नेक्स्ट है अंत्यमंडलीय। अंत्यमंडलीय मृदा। मंडलीय मृदा दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। अब देखिए अंत्यमंडलीय मृदा। अंत्यमंडलीय मृदा के अंदर काली मृदा, पर्वतीय मृदा, पिट या दलदली मृदा। ठीक है, इतना समझ आया? उत्पत्ति के आधार पर मृदा के टाइप समझ आए? देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर मृदा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्थानजन्य मृदा और परिवर्तित मृदा। स्थानजन्य मृदा के अंदर स्थानजन्य मृदा को भी दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है, मंडलीय मृदा, अंत्यमंडलीय मृदा। और मंडलीय मृदा के अंदर दो पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, लैटराइट और लाल मिट्टी। और अंत्यमंडलीय मृदा के अंदर काली मृदा, पर्वतीय मृदा और पीट मृदा। और भी मतलब कि अल्काइन मृदा जो मतलब कि जिनके जो सब पार्ट्स भी होते हैं उनको भी ऐड किया गया है इसमें। और दूसरा है पर्वतित मृदा। पर्वतित मृदा के अंदर मतलब कि वो है जिनका परिवहन जिस मिट्टी का परिवहन होता रहता है, जैसे जलोढ़ मृदा और रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखते हैं हम रूप रंग गठन के आधार पर। रूप रंग गठन के आधार पर मैंने आपको ओरल बता ही दिया है। रूप रंग गठन के आधार पर मृदा को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बारीक कणों वाली मृदा, मध्यम कणों वाली मृदा, मध्यम मोटे कणों वाली मृदा और मोटे कणों वाली मृदा। ये है रंग रूप गठन के आधार पर। और भारतीय एग्रीकल्चर विभाग के हिसाब से मृदा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो वृत्त समूह और एक लघु समूह। वृत्त समूह के अंदर आएगा काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी या लाल मृदा या लैटराइट मृदा। और छोटे समूह के अंदर आएगा पर्वतीय मृदा, बलुई मिट्टी, पिट मृदा, जिनका मतलब कि छोटे लेवल पर ये मृदा पाई जाती है। सो गाइस, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, आज का पढ़ाया हुआ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम में आपका मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब आगे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एग्जामिनर उसको चीज़ों को इतना घुमा फिरा के पूछता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो ही उन चीज़ों को कर पाता है। सो गाइस, बार बार एक ही बात बोलती हूँ, कंसेप्ट से पढ़ना सीखिए, कंसेप्ट से पढ़ना सीखिए। ठीक है, मोटा मोटा मत पढ़िए, मोटा मोटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब इसके बारे में इसको आगे अच्छे से इसको क्लासीफाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके एक एक जो भी ये समूह बताए हैं मैंने, इनको एक एक को विद डिटेल, और इसके बाद इन चीज़ों को इंडिया के मैप के अंदर देखेंगे कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। इसके बाद मतलब कि आपके सोइल से रिलेटेड कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इतना समझ आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।